नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग दोस्तों? गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चले मित्रों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को विदित है दोस्तों, आप लोगों की डेली रात को 9 बजे जो क्लास होती है वो होती है जीएपीआर को लेकर, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर की जो बुक है जीएपीआर की, जो राजस्थान के विद्यार्थियों की एकमात्र पसंद है, जिसको सभी विद्यार्थी बैठ के पढ़ रहे हैं, इस बुक का हम आज आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है राजस्व एवं प्राप्तियां, रेवेन्यू एवं रिसिप्ट्स। और इस चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत जो रूल नंबर है दोस्तों, वो रूल नंबर आपके 27 से लेकर आपके 41 तक है। ओके, सबसे पहले तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चैप्टर में है क्या क्या, उसके बाद अपन चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले चैप्टर को देख तो लेके है क्या। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम था प्रस्तावना, जहां पर रूल नंबर 1 से लेकर 4 थे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, जिसमें रूल नंबर 5 से लेकर 26 तक थे और भाग थे 7। और चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है राजस्व एवं प्राप्तियां, रेवेन्यू एवं रिसिप्ट्स को लेकर मेरे प्यारे साथियों, जिसमें रूल नंबर 27 से लेकर 41 तक है। ओके, चलो, इस चैप्टर के 3 भाग है। इस चैप्टर के टोटल कितने भाग है? 3 भाग है। इस चैप्टर के 3 भाग है। भाग 1 है, भाग आपका 2 है और भाग आपका 3 है। ये 3 भाग है और 3 दिन तक अपन इन तीनों भागों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले। जो दोस्तों भाग नंबर आपका जो 1 है वो सामान्य परिचय, मतलब सामान्य जनरल बात बोलता है, जिसमें आपका रूल नंबर आपका 27 से लेकर आपके 32 तक नियम है। रूल नंबर 27 से लेकर आपके 32 तक नियम है भाग नंबर 1 की अगर बात करें तो। भाग नंबर 2 जिसका नाम है राजकीय भवनों, राजकीय भवनों यानी गवर्नमेंट के जो आपके भवन है, राजकीय भवनों कौमा भूमि का किराया, भूमि का किराया यानी राजकीय भवनों, भूमि का किराया एवं दोस्तों जुर्माना आदि, इनके संबंध में प्रोविजन बताया गया, जिसमें रूल नंबर आपका 33 से लेकर आपका 37 तक है। और उसके बाद दोस्तों भाग नंबर जो 3 है उसका नाम है राजस्व की मापी, राजस्व की मापी, राजस्व इतना लिख लो, राजस्व की मापी, जिसमें आपके रूल नंबर आपके 38 से लेकर आपके 41 तक है। ये लो, इस प्रकार से अपन को चैप्टर को पढ़ना। ओके, समझ आया सभी को? तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि चैप्टर नंबर जो 3 है ना, वो चैप्टर नंबर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग सामान्य बोलता है, जिसमें रूल नंबर 27 से लेकर आपके 32 तक है, जो ये बताता है कि सरकार की राजस्व एवं प्राप्ति के संबंध में जनरल बातें क्या क्या है। भाग नंबर 2 दोस्तों कहता है कि राजकीय भवनों, भूमि का किराया, जुर्माना आदि को लेकर प्रावधान है, जिसमें रूल नंबर दोस्तों आप लोगों का 33 से लेकर 37 तक है। और दोस्तों आपका भाग नंबर जो 4-3 है वो राजस्व की प्राप्ति को लेकर, राजस्व की मापी और राजस्व के दावों के परित्याग की बात करता है, जहां पर रूल नंबर 38 से लेकर 41 तक है। एक बच्चा कहना चाहता है मैराथन क्लास लो। बेटा मैराथन से क्या होता है? कोई ज्यादा जल्दी होगी क्या? जल्दी है क्या? थोड़ा थोड़ा खाओ ना आराम से, डेली के धीरे धीरे पढ़ो आराम से। चलो दोस्तों, आज अपन इस भाग को पढ़ते हैं और पॉइंट टू पॉइंट अपन देखते हैं क्या होता है कि रूल नंबर 27 क्या है दोस्तों। सबसे पहले भाग नंबर 1 जो आपका सामान्य है, जिसमें आपके रूल नंबर जो है दोस्तों वो आपके 27 से लेकर रूल नंबर आपके 32 तक है। आपका जो जीएपीआर का नियम नंबर जो 27 है दोस्तों, रूल नंबर जो 27 जीएपीआर का, वो आपका क्या कहता है ये समझने की, ये कहता है कि प्राप्तियों यानी सरकार की जो प्राप्तियां है एवं लेखों के संबंध में कर्तव्य, कि सरकार की जो भी प्राप्तियां होती है, सरकार को जो भी मिलता है, उन और उनकी प्राप्तियों को लेकर और उनके अकाउंटिंग को लेकर किसका क्या कर्तव्य है। तो दोस्तों ये कर्तव्य होता है नियंत्रण अधिकारी का। सरकार की प्राप्तियों और लेखों के संबंध में जो मेन जिम्मेदारी होती है दोस्तों, वो नियंत्रण अधिकारी की होती है। जैसा कि मैंने लिखा कि सरकारी धन राशि यानी सरकार का जो भी पैसा होता है, सरकार को जहां से भी पैसा मिलता है, सरकार की धनराशि की जो प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के संबंध में जो नियंत्रण अधिकारी होता है, जो आपका कंट्रोल करने वाला ऑफिसर होता है, और आगे ठीक है आगे, तो जो नियंत्रण अधिकारी होता है वो प्राप्ति का निर्धारण करेगा, यानी कि इसको रखेगा, उसको इकट्ठा करेगा, मतलब वो तय करेगा कि कितना पैसा सरकार को मिलना चाहिए,
किस प्रकार से मिलना चाहिए और किस प्रकार से उसकी अकाउंटिंग होगी और किस प्रकार से राज्य के कोषागार के संचित निधि या लोक लेखा निधि में उस पैसे को जमा किया जाएगा। तो ये सारा कर्तव्य जो है दोस्तों वो किसका है? नियंत्रण अधिकारी का है। अब प्रश्न ये बनता है कि ये नियंत्रण अधिकारी होता कौन है? तो इसके लिए दोस्तों आपको याद हो, मैंने नियंत्रण अधिकारी की परिभाषा आपकी धारा नंबर 2(9) में बता दी थी, जिसमें बताया था कि नियंत्रण अधिकारी कोई कार्यालय, कोई विभागाध्यक्ष भी हो सकता है, कोई कार्यालय अध्यक्ष भी हो सकता है, या कार्यालय अध्यक्ष के नीचे कोई अधीनस्थ अधिकारी कोई भी हो सकता है। तो ये सारी जिम्मेदारी दोस्तों इस नियंत्रण अधिकारी की होगी सरकार की धनराशि के संबंध में, कि कैसे मतलब सरकार की धनराशि कितनी होगी, कैसे इकट्ठी होगी, उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, कितना पैसा संचित निधि में जाएगा और कितना पैसा राज्य निकलेगा अगर आगे। ठीक है, तो अगर बात आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सर मुझे पेपर की क्लास लेनी है तो मैं एक कोर्स लूँ तो जिसमें, हाँ बिल्कुल ठीक है अब देखो आगे दो। अब सुनो, ये हो गया। फिर इसका ये तो अच्छा, ये बात तो आपके रूल नंबर 27(1) में, रूल नंबर 27(1) में बताई गई, जिसमें सारा पावर किसके पास है? नियंत्रण अधिकारी के पास है। फिर आपका जो रूल नंबर जो 27(2) है वो मासिक लेखों और विवरणों की बात करता है, यानी सरकार की प्राप्तियों के मासिक मंथली अकाउंट को लेकर और स्टेटमेंट को लेकर बात करता है। यह कहता है कि जो नियंत्रण अधिकारी है जिसको ये काम सौंपा गया है वो अपने अधीनस्थ से, यानी इसके अंडर में जो अधिकारी काम कर रहा है उससे GA 13 में, यानी GA कौन सा, यानी जनरल जो फॉर्म है, जनरल अकाउंट्स का जो फॉर्म है दोस्तों, GA 13 में मासिक लेखे और विवरणियां प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। यानी कि वो नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ से GA 13 में सारी डिटेल मांगेगा कि बताओ कहां कहां से कैसा कैसा मंथली पैसा आया है। ओके दोस्तों, अच्छा इस स्टेटमेंट में कोषागार में जमा कराई अथवा अन्य प्रकार लेखावत राशि को दर्शाएगा, मतलब सभी प्रकार के विवरण को दर्शाया जाएगा। तो ये लेखा विवरण कौन लेगा? नियंत्रण अधिकारी लेगा। किससे लेगा? अपने अधीनस्थ से लेगा। और किस फॉर्मेट में लेगा? GA 13 के फॉर्मेट में लेगा। और कौन से नियम के अनुसार लेगा? रूल नंबर 27(2) के अनुसार लेगा। रूल नंबर 27(2) की बात यहां पर करेगा। यदि नियंत्रण अधिकारी के त्रुटि या गलत जमा ध्यान में आए तो लेखों को ठीक करेगा और उसकी सूचना महालेखाकार को देगा। अगर नियंत्रण अधिकारी को लगता है कि उसने सरकारी खजाने को लिखते समय अगर कोई गलती कर दी है, कोई त्रुटि कर दी है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसे सही करने की जिम्मेदारी उस नियंत्रण अधिकारी की होगी। लेकिन सही करने के बाद वो इसकी सूचना महालेखाकार को भी देगा। यदि अधीनस्थों द्वारा कुछ जमा होना दर्शाया जाए परंतु लेखों में जमा नहीं पाया जाता है तो संबंधित विभागीय अधिकारी से पूछताछ भी की जाएगी कि ये पैसा आया क्यों नहीं, पैसा कहां चल गया। तो ये सारी जिम्मेदारी जो दोस्तों किसकी रहेगी? नियंत्रण अधिकारी की रहेगी। और इसकी सूचना किसको देगी? महालेखाकार को दी जाएगी। तो ये रूल नंबर दोस्तों आपका 27 था। अब बताओ तो रूल नंबर 27 आपको याद हुआ या नहीं हुआ? वापस आ जाइए अपने घर। अभी अपन दोस्तों जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है राजस्व एवं प्राप्तियां। और इस चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत दोस्तों राजस्व एवं प्राप्तियों की बात अगर करें, इस चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत 3 भाग है, जिसमें सामान्य परिचय जो है वो जिसमें 27 से लेकर दोस्तों 32 तक के नियम है। 27 से लेकर 32 तक के नियमों की बात यहां पर आ जाती है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि रूल नंबर जो 27 है उस रूल नंबर 27 के 2 भाग है, 27(1) और 27(2). 27(1) में दोस्तों नियंत्रण अधिकारी की बात आती है और 27(2) में मासिक विवरणों की बात आती है, जिसमें नियंत्रण अधिकारी अपनी अधीनस्थों से मासिक विवरण और मासिक लेखे और विवरण प्राप्त करेगा। GA 13 में अगर कोई गलती हो तो उस गलती को सुधारेगा और उसकी सूचना महालेखाकार को देगा। अब बताओ दोस्तों रूल नंबर आपका 27(1) और रूल नंबर 27 आपका 2। 27(2) में नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थों से GA 13 के फॉर्मेट में मासिक लेखे और विवरणियां प्राप्त करेगा। और यहां पर कहा जाए कि सरकारी लेखों पर सारा नियंत्रण किसका होगा? नियंत्रण अधिकारी का, कंट्रोल ऑफिसर का होगा। तो बताओ दोस्तों रूल नंबर 27 आपको याद हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? एक एक नियम दोस्तों याद करा के रहूंगा दोस्तों, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं मजा नहीं आएगा दोस्तों। चलती क्लास में आपको याद कराऊंगा क्योंकि मैं आपको किताब पढ़ने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। ये किताब अगर आप साथ लेके बैठोगे ना तो समझ में नहीं आएगी दोस्तों। किताब को अब साथ लो, लिखने की परंपरा बंद करो, जैसा मैं बोलूं बस उसको सुनते जाओ ढंग से। आपको सारे नियम याद करा दूंगा दोस्तों।
ओके, अरे ओके ना, ओके चलो अब रूल नंबर अपन 28 की बात करते हैं। जीए पंडार का चैप्टर नंबर 3 रूल नंबर 28, लेखों का सारांश, मतलब लेखों का सारांश। महालेखाकार जो आपका एजी है, कोषागारों से प्राप्त मासिक विवरणों और प्राप्ति के लेखों का विभागवार उद्धरण तैयार करेगा और नियंत्रण अधिकारी को भिजवाएगा। बहुत अच्छी बात है। देखो सपोज करो कि ये एजी है, महालेखाकार है, सरकार के मान लो 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। ओके, तो ये महालेखाकार कोषागारों से ये क्या करेगा, जो कोषागार होंगे, जो ट्रेजरी होंगे, जो सरकार के लेखों को संभालेंगे, उनसे क्या करेगा, हर विभाग के विवरण प्राप्त करेगा और प्राप्त करके ये सारे विवरण पत्र किसको भिजवा देगा, कंट्रोल ऑफिसर को भिजवा देगा। यानी लेखों का सारांश जो है वो कौन तैयार करेगा, महालेखाकार। किससे लेकर, कोषागारों से, और किसको भिजवाएगा, नियंत्रण अधिकारी को भिजवा देगा और डिपार्टमेंट वाइज भेजेगा, मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग भिजवाया जाएगा। ये बात रूल नंबर 28 कहता है। समझ आ रही सभी को। साथ साथ कहता है दोस्तों, विवरणियों का संकलन, संकलन मतलब इकट्ठा करना, यानी रेवेन्यू के विभागीय लेखे कोषागार द्वारा तैयार विवरणियों में संकलित नहीं किए जाएंगे, लेकिन विभागीय अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट नियंत्रण अधिकारी को भेजने से पूर्व कोषागार के लेखों से मिलान करना चाहिए। उसमें त्रुटि पहले स्तर पर दूर करें, यानी उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यानी जो कोषागार होगा, वो कोषागार जो है विभागीय विवरणियां जो है वो किसको देगा, नियंत्रण अधिकारी को देगा। विभागीय विवरणियां जो होती है वो नियंत्रण अधिकारी को देगा। कहने का मतलब हो गया कि वैसे तो जो महालेखाकार कोषागार से प्राप्त करेगा और फिर उसको नियंत्रण अधिकारी को भिजवाएगा। फिर आपका दोस्तों इसमें कहा जाता है कि चालानों पर सही वर्गीकरण, कोषागार के आंकड़ों एवं विभागीय आंकड़ों में फर्क न्यूनतम रहे, इसके लिए यह अनिवार्य है कि चालान से जब राशि जमा कराई जाए तो उस पर पूर्ण और सही विवरण होगा। यानी चालान से जमा होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सरकार के अंदर जो भी पैसा जमा होगा उसका चालान होना चाहिए। दोस्तों आज हम जीएसटी जमा कराते हैं, तो जीएसटी जमा कराने से पहले जीएसटी का चालान बनता है और चालान बनने के बाद ही सरकार का पैसा जमा होगा। बिना चालान के दोस्तों पैसा जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना चालान के पैसा जमा होगा तो उसका सही स्टेटमेंट पता नहीं पड़ पाएगा। ये नहीं पता पड़ पाएगा सरकार को पैसा मिला कहां से। जैसे सपोज करो दोस्तों मैंने 2 लाख रुपए की जीएसटी जमा कराई, तो सरकार के खजाने में मैंने 2 लाख डाल दिए, तो एक्चुअल में कल को अगर कोई बात हो तो पता कैसे पड़ेगा कि 2 लाख रुपए आए कहां से। तो उसका चालान जनरेट होगा और चालान की लिंक होगी, तब जाके पता पड़ेगा कि 2 लाख रुपए की जीएसटी आई कहां से। तो चालानों पर सही वर्गीकरण होना भी जरूरी है। त्रुटियों का शुद्धिकरण, राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में जिन त्रुटियों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पता लग जाता है उनको लेखों में शुद्ध करना आवश्यक हो, तो उसके लिए जीए 15 के प्रारूप में कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को भेजेगा। यानी कि अगर कोई गलतियां होती है तो विभागीय अधिकारी कोषागार को और कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को भेजेंगे कि ये गलतियां, इन गलतियों को सुधारो। तो विभागीय अधिकारी की जिम्मेदारी है यहां पर विभागीय अधिकारी का मतलब हो गया आपका नियंत्रण अधिकारी। वो नियंत्रण अधिकारी कोषागार के माध्यम से 200 महालेखाकार को भेजेगा और वो भी जीए आपके 15 में, और उन सभी गलतियों को अकाउंट्स के अंदर, लेखों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है उस गलती को रेक्टिफाई करने का कार्य करेगा। यदि त्रुटियां 8005 या 8011 के मध्य की हो, मतलब जो भी हो आगे, तो निदेशक बीमा और प्राविधिकी निधि विभाग से पूरे वित्तीय वर्ष के लेखों के शुद्धिकरण की एक रिपोर्ट तैयार कर लेखों में ट्रांसफर एंट्री के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च माह में महालेखाकार को रिपोर्ट करेगा। ये भी आपको ध्यान। तो ये लेखों के सारांश की बात आती है, लेखों के सारांश को लेकर। तो दोस्तों जो रूल नंबर जो 28 है वो लेखों के सारांश की बात करता है, लेखों के सारांश को लेकर बात करता है, जिसमें ये बताया जाता है कि सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है उस रेवेन्यू के संबंध में किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। ये सारी बातें यहाँ पर, यानी महालेखाकार द्वारा प्रत्येक माह में जमा कराए गए राशि की विवरण को का सारांश जो वो यानी महालेखाकार की जिम्मेदारी है कि लेखों का सारा सारांश जो है वो नियंत्रण अधिकारी को भिजवाएगा। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, ये रूल नंबर 28 कहता है, सिंपल सी बात है। रूल नंबर 19 कहता है विभागीय विनियमन। दोस्तों अब जानते विभागीय विनियमन की बात आए तो रूल नंबर 25 भी था। रूल नंबर 25 और 29 की बात करें तो यह कहता है कि राजस्व का निर्धारण करना हो, उसको इकट्ठा करना हो एवं प्राप्तियों के बारे में
विस्तृत नियमन विभागीय विनियमन में, और विभागीय विनियमन बनाने की जिम्मेदारी होती है वित्त विभाग की, जो हमने रूल नंबर 25 में पढ़ी थी। रूल नंबर कहां पढ़ी थी? 25 में पढ़ी थी। वित्त विभाग या वित्त विभाग की ओर से बनते हैं। रसीद एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, अतः रसीद बुक, उसकी संख्या, उपयोग में ली गई रसीद को लौटाना और उसके अनुसार लेखों में जांच करना इत्यादि की बात नहीं होता। तो इसका मतलब कि सरकार को जो भी पैसा मिलेगा उसकी प्रॉपर रसीद होनी चाहिए। यानी कि राजस्व प्राप्त करने के संबंध में अलग से विभागीय विनियमन होने चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंटल, दोस्तों डिपार्टमेंटल रूल्स यानी डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस होना चाहिए, और ये कौन बनाएगा? वित्त विभाग बनाएगा, और वित्त विभाग की ओर से बनेंगे, जिसमें एक रसीद होनी चाहिए। बिना रसीद के सरकार का रेवेन्यू प्राप्त नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों अब मेरी बात को सुनना। अभी हमने पढ़ा आपका रूल नंबर एक तो 27 पढ़ा, 27 के दो पार्ट पढ़े। एक हमने रूल नंबर 28 पढ़ा दोस्तों, ओके, और रूल नंबर एक हमने 29 पढ़ा। रूल नंबर 29 कहता है कि राजस्व प्राप्ति करने के समय विभागीय विनियमन होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक रेगुलेशन होना चाहिए, जिसमें यह बताना चाहिए कि सरकार को रेवेन्यू मिलेगा तो किस फॉर्मेट में मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बात की जानकारी होना जरूरी है। यहां पर कहा जाता है कि सरकार के राजस्व प्राप्ति करने के संबंध में नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य होगा। यहां पर लेखों के 28 में लेखों के सारांश की बात आती है, और 29 में विभागीय विनियमन की बात आती है कि राजस्व प्राप्त करने के संबंध में डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस होना चाहिए, और विभागीय विनियमन बनाने का जो दायित्व है वो वित्त विभाग का होगा। वित्त विभाग मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा दोस्तों। अब दोस्तों एक बार मैं थम्स अप करके बताओ, रूल नंबर 27, रूल नंबर 28 और रूल नंबर 29, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया दोस्तों? यस या नो? फटाफट बताओ दोस्तों, फटाफट। रूल नंबर आपका 27, 28, 29 समझ में आ गया देगा, कमेंट कर दो। यानी कि राजस्व संग्रहणकर्ता विभाग द्वारा विभागीय विनियमन बनाकर, बात है, बिना विभागीय विनियमन बनाकर सरकार का रेवेन्यू प्राप्त नहीं किया जाएगा, और विभागीय विनियमन बनाने की जिम्मेदारी वित्त विभाग की होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। बताओ तो फटाफट बताओ, क्योंकि तीन नियम थोड़े बड़े थे। रूल नंबर 30, 31, 32 तो बहुत छोटे हैं, सिंपल से रूल है। पहले तीन और देखो मित्रों, आप सबके पास बुक होनी चाहिए, बिना बुक कोई नहीं पढ़ेगा दोस्तों। ये नहीं कि हम नोट्स बना लेंगे दोस्तों, हमारी जो बुक है वो नोट्स ही है, आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि ये रूल्स जो रटने हैं, ये रूल्स आपको रटने हैं दोस्तों। अगर बात करें तो यहां पर रूल नंबर 27 कहता है कि राजस्व प्राप्ति और लेखों के संबंध में कर्तव्य नियंत्रण अधिकारी का होगा। यहां पर लेखों का सारांश महालेखाकार के द्वारा कोषागार के माध्यम से नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाएगा, और 29 में विभागीय विनियमनों की बात आती है। मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं। जो रूल नंबर 27 है दोस्तों, वो कहता है कि प्राप्तियों एवं राजस्व के संबंध में कर्तव्य किसका होगा? नियंत्रण अधिकारी का होगा। 28 कहता है कि लेखों का सारांश जो महालेखाकार के द्वारा कोषागार के माध्यम से नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाएगा, और रूल नंबर आपका 29 कहता है कि विभागीय विनियमन होंगे। सरकार का राजस्व प्राप्त करने के समय सरकार के अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। समझ आ गया दोस्तों? बहुत अच्छा। अगला फिर आता है दोस्तों आपका रूल नंबर 30, सरकार की बकाया राशि को नहीं छोड़ना। सरकार को दे किसी राशि को बिना किसी पर्याप्त कारण के नहीं छोड़ा जा सकता। यदि राशि वसूल नहीं हो सकती तो उसके लिए समायोजन के सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति ली जाएगी। मतलब सरकार का अगर कोई ड्यू है तो देना ही पड़ेगा, वो किसी भी कारण से छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे सपोज करो दोस्तों, मेरे ऊपर कोई चालान बन गया तो चालान को दोस्तों मेरे को देना ही पड़ेगा। सरकार की कोई भी बकाया राशि दोस्तों नहीं छोड़ी जाएगी। अगर फिर भी आए तो अगर उसके एडजस्टमेंट करने की बात आती है तो जो भी इस काम के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, अगर उसकी स्वीकृति होगी तो उसे एडजस्ट किया जा सकता है, अन्यथा एडजस्ट नहीं होगा। यानी कि अगर सपोज करो दोस्तों, मैं समझा तो सुनो, जब आपकी गाड़ी पकड़ ली जाती है और अगर मान लो पुलिस वाले ने अगर चालान बना दिया तो दोस्तों फिर तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे मिनिस्टर के बच्चे हो, चाहे सीएम के हो, चाहे पीएम के हो। एक बार हो गया तो दोस्तों फिर तो देना पड़ेगा। जब तक हायर अथॉरिटी इस बात को ना मान ले तो आपको एक बार दोस्तों सरकार की कोई राशि बकाया हो जाती है, मतलब एक बार चालान या रसीद बन जाती है तो फिर आपको देनी पड़ेगी, वो किसी भी रीजन से नहीं छोड़ी जा सकती। ये रूल नंबर 30 बोलता है कि सरकार की बकाया राशि को नहीं छोड़ना, कि सरकार को जो राशि देनी होती है वो किसी भी कारण से नहीं छोड़ी जाएगी, मतलब वो देनी ही पड़ेगी, मतलब सरकार उस राशि को वसूल करके ही रहेगी दोस्तों। ओके, ये रूल नंबर 30 कहता है। दोस्तों अपने घर आ जाइए, रूल नंबर 27 कहता है कि सरकार की प्राप्तियों और राजस्व के संबंध में नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य होगा।
रूल नंबर 28 कहता है लेखों के सारांश की बात करता है। रूल नंबर 29 में कहा जाता है विभागीय विनियमन की बात आती है। और रूल नंबर 30 कहता है कि सरकार की किसी बकाया राशि को बिना किसी कारण के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सरकार की किसी भी बकाया राशि को किसी भी रीजन से नहीं छोड़ा जा सकता, ये रूल नंबर 30 बोलता है। दोस्तों बताओ ये चारों नियम आप लोगों को याद हुए नहीं? दोस्तों आपको डेली के वैसे तो केवल 5 रूल पढ़ने दोस्तों बस है, और 5 रूल पढ़ने में मुश्किल 5-7 मिनट लगती है, 10 मिनट लगती है, लेकिन फिर भी आपको आधा घंटा देना दोस्तों जीएफ भंडार को। दोस्तों मैं RSR का चैप्टर में 11 पढ़ा दूंगा, सुन लो। अभी मेरा एक ही टारगेट है कि आपको जीएफ भंडार में रटा दो दोस्तों। तो दोस्तों बताइए चारों नियम याद हो गए क्या? इन चारों नियम को याद करें मात्र दोस्तों 5 मिनट लगी, 5 मिनट। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर 31 कहता है उचंती खाते में जमा नहीं, किसी भी राशि को जब तक कि अधिकृत नहीं हो उचंती खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जमा वास्तविक वसूली के बाद ही होगी, न कि उससे पहले। मतलब कि ये नहीं कि ऐसे ले लिया, रियल में अगर अमाउंट बनती है तो वसूल करेंगे। ये नहीं कि पुलिस वाले कह दिया कि 5-7 हजार रुपए दे दे, देख लेंगे बाद में, ऐसा नहीं। उचंती खाता नहीं होगा, वास्तविक राशि का लेखा होगा। सरकार में दोस्तों कभी भी कोई चीज वास्तविक होती है, उचंती होती ही नहीं दोस्तों, उचंती नहीं होती। मतलब किसी भी, यानी रूल नंबर 31 कहता है कि उचंती खाते में जमा नहीं, उचंती खाता कोई होगा नहीं। किसी भी राशि को जब तक अधिकृत नहीं हो तब तक उचंती खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जमा वास्तविक वसूली के बाद की जाएगी, न कि उससे पहले। यानी कि जो जमा होगी वो वास्तविक होगी, यानी उससे पहले नहीं होगी, ध्यान रखना, समझ लो। तो उचंती खाते में जमा, यानी कि मतलब 2-4-5 हजार दे दिया, नहीं। वास्तविक राशि जो केवल वास्तविक वसूली को वसूल करते, उचंती वसूली नहीं होती। तो दोस्तों रूल नंबर 27 कहता है कि सरकार की राजस्व और प्राप्तियों में किसका दायित्व है? नियंत्रण अधिकारी का। रूल नंबर 28 लेखों के सारांश की बात करता है। रूल नंबर जो 29 होता है दोस्तों वो आपके किसकी बात है? विभागीय विनियमन की बात करता है। रूल नंबर 30 कहता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी बकाया राशि को नहीं छोड़ा जाएगा। रूल नंबर 31 कहता है कि उचंती खाते में कोई राशि जमा नहीं होगी। कोई भी राशि होगी वास्तविक होगी, उचंती होगी नहीं, वास्तविक होगी, उचंती होगी नहीं। दोस्तों कितने रूल हो गए? 5। और आज का एक नियम और पढ़ लेते हैं, छठा रूल। वो कहता है दोस्तों रूल नंबर 29 32 राजस्व के संग्रहण की सूचना वित्त विभाग को देनी है। यानी राजस्व यानी सरकार का जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागीय अधिकारी अपने नियंत्रण में संग्रहण करेगा। और राजस्व के बारे में और बजट अनुभव की तुलना में GA 14 के प्रारूप में इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा? वित्त विभाग को देगा। GA 14 के अंदर सारी इंफॉर्मेशन वित्त विभाग को दी जाएगी। ओके, अगर अब देखो यहां तक अगर मैं कह दूं दोस्तों अगर बात को, तो आपका जो GA 14 है दोस्तों वो वित्त विभाग को, यानी राजस्व के संग्रहण की संपूर्ण सूचना वित्त विभाग को दी जाएगी। ओके चलो दोस्तों आ जाइए। अब देखो मित्रों सुनो मेरी बात सुनो, ये था आपका चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का नाम है राजस्व एवं प्राप्तियां। राजस्व एवं प्राप्तियां, जिसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 27 से लेकर हम पढ़ेंगे 41, और इसमें पढ़ेंगे भाग नंबर 3। तो भाग नंबर जो 1 है वो सामान्य परिचय की बात करता है, जिसमें आपने रूल नंबर 27 से लेकर 32 पढ़े। दोस्तों ये 6 नियम सबको याद हो गए क्या? ये आपको सारे याद हो गए? तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से याद हो रही है नहीं? यस या नो? तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब सुनो, तो रूल नंबर जो आपका 27 कहता है कि राजस्व और प्राप्तियों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी का कर्तव्य होगा। रूल नंबर 28 कहता है कि लेखों के सारांश की बात आती है, जो महालेखाकार कोषागार के माध्यम से नियंत्रण अधिकारी को भिजवाएगा। 29 कहता है विभागीय विनियमनों के आधार पर सरकार की राजस्व को प्राप्त करेंगे। 30 कहता है कि किसी भी परिस्थिति में दोस्तों बकाया, यानी कोई भी राशि बकाया नहीं होगी दोस्तों, कोई भी राशि बकाया नहीं रख सकते। फिर आपका 31 कहता है दोस्तों कि उचंती रूप में पैसा नहीं लिया जाएगा। और रूल नंबर 32 कहता है दोस्तों कि इन राजस्व के संग्रहण की संपूर्ण सूचना वित्त विभाग को दी जाएगी। राजस्व के संग्रहण के संबंध में संपूर्ण सूचना वित्त विभाग को दी जाएगी दोस्तों, ये बात आप जाएगी। ठीक है, अगर तो यहां तक तो बताओ दोस्तों आज की इस कक्षा के 27 से लेकर 32 तक के नियम आप सबको याद हो गए क्या दोस्तों? यस या नो? बताओ दोस्तों उचंती खाता क्या होता है? बेटा उचंती खाते का मतलब है कि अगर सरकार की कोई एक्चुअल राशि है
जो मिलनी चाहिए वो होगी, उचंती तौर पर कोई भी राशि नहीं मिलेगी दोस्तों। ओके, तो ये आपके दोस्तों रूल नंबर 27 से लेकर 32 तक है। आई होप दोस्तों आपको 27 से लेकर 32 तक के नियम आप लोगों को याद हो गए होंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का भाग नंबर 1 याद हो गया। ये चैप्टर अपन 3 दिन पढ़ेंगे आराम से। 27 नंबर ये कहता है कि राजस्व और प्राप्तियों के संबंध में नियंत्रण अधिकारी का दायित्व होगा। 28 कहता है कि राजस्व प्राप्तियों के लेखों का सारांश महालेखाकार कोषागार के माध्यम से नियंत्रण अधिकारी को भेजेगा। उसके बाद दोस्तों आपका 29 कहता है कि विभागीय विनियमनों के आधार पर सरकार का राजस्व प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सरकार के 30 कहता है कि सरकार की किसी भी बकाया राशि को नहीं छोड़ा जाएगा। 31 कहता है कि उचंती राशि खाते में कोई राशि जमा नहीं होगी। और 32 कहता है कि राजस्व संग्रहण की संपूर्ण जानकारी वित्त विभाग को दी जाएगी। ओके, यानी वित्त विभाग को इंफॉर्मेशन दी जाएगी और वित्त विभाग को इंफॉर्मेशन जीए आपके 14 के फॉर्मेट में दी जाएगी। डेट्स ऑल, बात खत्म। अब बताओ मैं तो समझ में आया नहीं आया, यस या नो? अब मेरी बात को सुना, आज का टारगेट के लिए इतना ही रखना कि आज आपको केवल 27 से लेकर आपको 32 नियम पढ़ने और इन्हीं को पढ़कर चुपचाप सो जाना है। बस आज का कोटा पूरा। जीए पंडार का आज का कोटा, जीए पंडार का कोटा केवल इतना सा है, चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कर लेना, चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज कर लेना और चैप्टर नंबर 3 में 27 से लेकर 32 तक के नियमों को पढ़कर सो जाना चुपचाप दोस्तों। इनको रिवाइज करके छोड़ देना और इनको लर्न करके सो जाना। फिर मैं आपको कल दोस्तों 3 दिन में चैप्टर पूरा कवर करा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, ठीक है? तो अभी के लिए विदा लेता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप चैनल पर जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि कल से तो दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है। कल से ध्यान रखना दोस्तों, तुम्हारी रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक कल से तुम्हारी अर्थशास्त्र की बहुत ही धांसू क्लास होने वाली दोस्तों। मनीषी अरोड़ा मैम दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषी अरोड़ा मैम दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही गजब लेवल पर आपको ये चीज पढ़ाने वाली है। तो कल रात का 9 से 10 बजे का शो तो बहुत गजब होगा। और कल मैं आपको 10 बजे से पढ़ाऊंगा दोस्तों जीए पंडार। तो कल से 8 से 9 चलेगी दोस्तों अकाउंट्स। ओके, टाइम तो देख लो, 8 से 9 चलेगी दोस्तों अकाउंट्स, 9 से 10 चलेगी इको और 10 से 11 चलेगी जीए पंडार। और ध्यान रखो, आज रात 12 बजे से जो 6666 प्रश्नों की जो किताब है, जिसकी प्राइस पहले 300 रुपए थी, नहीं दोस्तों अब आपको D25 कोड लगाना है, इसकी प्राइस होगी 210 रुपए। यानी कि केवल 210 रुपए में घर बैठे आपके पास किताब आने वाली दोस्तों। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों की गीता बोलो, ब्रह्मास्त्र बोलो, 6666। लेकिन ध्यान रखना, इस किताब को लेने का अधिकार आप तभी रखना जब आप प्रॉपर क्लासेस देख पाते हो। अगर प्रॉपर क्लासेस नहीं देख पाते हो तो दोस्तों इस किताब को लेने का कोई औचित्य। किताब ऑर्डर करने के दोस्तों 4 से 5 दिन में तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे होगी किताब दोस्तों। और नए साल में जनवरी में दोस्तों तांडव मनाना, तांडव। ओके, चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।